गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है ITI 247 पर। और आज हम चैप्टर 6 के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं कि आपको मेरे सभी वीडियो पसंद आ रहे होंगे। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करें। उनसे कहें कि वो गूगल पे या यूट्यूब पर जाकर टाइप करें ITI 247 और क्लिक करें तो मेरे वीडियो का लिंक उनको मिल जाएगा। या आप उनके साथ मेरा लिंक भी शेयर कर सकते हैं। और आज ये पार्ट 2 है, तो इस चैप्टर का ये थ्योरी आज यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो मैंने जो लोग भी मेरे साथ ग्रुप पे ऐड है, मैंने उनको ये पीडीएफ का नोट्स भेज दिया है। और जिन लोगों को भी ये पीडीएफ का नोट्स नहीं मिला है और उनको चाहिए तो मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, नोट्स फॉर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, और मैं उनको पीडीएफ के नोट्स भेज दूंगा। तो चलिए आगे की पढ़ाई हम लोग शुरू करते हैं। कल तक हम लोगों ने सुरक्षा चिन्ह जो होते हैं वहां तक पढ़ाई कर ली थी। और आज की जो पढ़ाई हम लोग शुरू करते हैं वो आग के प्रकार एवं अग्निशामक यंत्र, टाइप्स ऑफ फायर एंड यूज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आग होती क्या है, ये लगती कैसे है और कितनी खतरनाक होती है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इन तीन सम्मिश्रणों के मिलने से आग लगती है। जहां कहीं भी आपको ऑक्सीजन, ईंधन और उष्मा एक साथ मिल जाए तो समझ जाइए कि वहां पे आग लगनी तय है। हमारे कंट्रोल में ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो हर जगह पाया जाता है, ऑक्सीजन को हम लोग नहीं रोक सकते। तो हमें सुनिश्चित करना होता है कि हमें जहां भी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जिस भी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो वहां पर ईंधन और उष्मा एक साथ उपलब्ध न हो। क्योंकि जहां भी ईंधन और उष्मा उपलब्ध हुए, ऑक्सीजन तो मिल ही जाएगा उसको और वहां पे आग लग जाएगी। इसीलिए इस इस बात को खासा हमें ध्यान में रखना होता है कि ईंधन और उष्मा कभी भी एक पास न रखा जाए। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आग का फार्मूला क्या होता है। तो यही होता है फार्मूला, ऑक्सीजन प्लस ईंधन प्लस उष्मा। अब यहाँ पे देखिए इस फिगर के माध्यम से आग के बुझाने के तरीके जो होते हैं, ईंधन को हटा लीजिए या ऑक्सीजन को हटा लीजिए या गर्मी को हटा लीजिए। ऑक्सीजन को हटाना थोड़ा मुश्किल है, ऑक्सीजन तो हर जगह विद्यमान है। इसलिए इन दोनों में से किसी एक चीज को हटा लेंगे तो हम आग को बचा सकते हैं। तीन तीन घटकों में से किसी एक को हटा दें तो आग शुरू नहीं हो सकती। ये बात बिल्कुल सही है। अगर कोई भी एक घटक हट जाएगा यहाँ पे तो आग नहीं लग सकती है, ठीक है, या निरंतर नहीं रहती है। ठीक, जब कभी भी फैक्ट्री में आग लगती है तो हमें देखना होता है कि इन तीनों में से हम किसको जल्दी हटा सकते हैं। ठीक, देखिए इसको बोलते हैं हम लोग फायर ट्रायंगल। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि फायर ट्रायंगल के निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं है, और ये तीनों ऑप्शन दिया रहता है, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, ईंधन दिया रहता है, और चौथा कोई अन्यत्र ऑप्शन दे देता है और आपसे क्वेश्चन पूछ देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फायर ट्रायंगल होते हैं उसमें तीनों एलिमेंट होते हैं, ऑक्सीजन, ईंधन और उष्मा। तो ये बेसिक था। चलिए हम आगे चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण था ये, आप इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। आग कितने प्रकार के होते हैं, इससे भी काफी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है आईटीआई में। तो अब काफी इजी है और नॉलेज की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। जब कभी भी आप किसी कंपनी में जाएंगे या किसी फैक्ट्री को ज्वाइन करेंगे आईटीआई के बाद, तो आपको इसका डेमो दिया जाता है। मैंने भी जब कभी अपने कंपनी को ज्वाइन किया था पहली, तो मुझे भी इसका डेमो दिया गया था। तो मुझे सारी चीजें पढ़ाई गई थी और बताई गई थी कि कितना खतरनाक होता है आपके लिए ये जो आग होता है, या और भी जितने भी हैजार्ड्स होते हैं वो कितने खतरनाक होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्लास ए चार भागों में बांटा गया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। तो सबसे पहले क्लास ए, कपड़ा, लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, कोयला आदि के जो भी आग होते हैं उसको क्लास ए आग कहते हैं। ये इसको हम लोग साधारण आग भी बोलते हैं, क्लास ए को हम लोग साधारण आग भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो जितने भी ये आप एलिमेंट यहाँ पे देख रहे हैं, कपड़ा, लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, कोयला, इसको हम लोग कार्बेनियस मटेरियल भी बोलते हैं। इसको कार्बेनियस कार्बेनियस जिसमें कार्बन पाया जाता है, ठीक है। तो इसको बुझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जल से भरा हुआ अग्निशामक यंत्र हम लोग यूज करते हैं। आपने अग्निशामक यंत्र देखा होगा, रेड कलर का होता है, कुछ ऐसे बॉटल टाइप का होता है और यहाँ पे एक पट्टी लगी होती है, ठीक है। इसी पट्टी पे लिखा होता है कि वो वाटर का है, वो CO2 का है, या वो पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र है, उसके टाइप लिखा होता है। तो अभी फिलहाल हम टाइप ए पढ़ रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे वाटर लिखा हुआ है, ठीक है। इस चारों टाइप को बताने के बाद मैं आपको एक फिगर दिखाऊंगा, उसमें चारों का मैं आपको एक साथ बताऊंगा, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कभी आपको भूलेगा नहीं कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी का मतलब क्या होता है। तो
पहला आपने समझ लिया। दूसरा देखते हैं हम लोग क्लास बी। इसको हम लोग तेल की आग भी बोलते हैं। जब भी कोई आग डीजल, पेट्रोल, केरोसिन या अन्य प्रकार के किसी तेल से लगता है तो उसको हम लोग क्लास बी की श्रेणी में रखते हैं। ये जैसे जैसे आपकी जो आग की जो श्रेणी बढ़ती जा रही है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, तो अब देखिए क्लास बी जो है वो ए से ज्यादा खतरनाक होता है आग। ठीक है, तो यहाँ पर जो ज्वलनशील द्रव्य होता है मतलब डीजल या पेट्रोल, तो हमेशा इसमें हम फोम की सहायता से बुझाते हैं। इसमें हम लोग कौन सा फोम यूज करते हैं? अग्निशामक यंत्र, मैकेनिकल फोम वाला। तो याद रखिएगा पहला क्या था? वाटर। क्लास ए में वाटर यूज करते हैं, क्लास बी में फोम यूज करते हैं हम लोग। अगर ये फोम उपलब्ध न हो, ठीक है, तो आप क्या यूज करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का जो अग्निशामक यंत्र होता है उसके जो बॉटल होती है उसके ऊपर काली पट्टी में लिखा होता है CO2। ठीक है, काली पट्टी होती है, उसके व्हाइट जो बैकग्राउंड होता है काला होता है और उसके ऊपर सफेद शब्दों से लिखा होता है CO2। तो अब मैं आपको फिगर के माध्यम से भी दिखाऊंगा। इसमें एक सावधानी बरतनी होती है कि जब भी हमारा जो ऑयल से अगर कोई आग लग जाता है तो भूल कर भी यहाँ पे पानी का प्रयोग ना करें। ठीक है, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे केवल फोम का प्रयोग किया जाता है। अगर फोम नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगर आपने पानी डाल दिया तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। उससे क्या होता है? आग और भड़क जाता है। ठीक है, अगर कोई और चीज नहीं मिल रही है तो आप वहां पे रेत का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पानी तो बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गैस की आग। इसको क्लास सी बोलते हैं हम लोग। जब भी घरेलू वाहन या वेल्डिंग के गैस से जो आग लगती है उसको क्लास सी में रखा गया है। वेल्डिंग के काम देखा होगा, इसमें जो वेल्डिंग के जो फैक्ट्रीज होते हैं, जो मशीनें होती हैं, जो वेल्डर के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा बहुत सारे गैस उसमें यूज किए जाते हैं। दो मेटल को आपस में जोड़ने के लिए जो वेल्डिंग की जाती है उसमें बहुत सारे गैस यूज होते हैं। तो अगर उनसे कोई आग लग जाती है तो उसको हम लोग इस श्रेणी में रखते हैं, क्लास सी की श्रेणी में रखते हैं। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी क्लास सी यानी गैस से अगर आग लगती है तो वहां पे आप डीसीपी का प्रयोग करते हैं। डीसीपी को पूरा नाम बोलते हैं हम लोग ड्राई केमिकल पाउडर। ठीक है, ये एक रासायनिक पाउडर का चूर्ण होता है। ठीक है, तो इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है, डीसीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए, ड्राई केमिकल पाउडर। इसको हिंदी में बोलते हैं शुष्क रासायनिक पाउडर। ठीक है, और अगर ये उपलब्ध नहीं है तो हम लोग यूज करते हैं मैकेनिकल फोम का प्रयोग करते हैं क्लास सी के लिए। लेकिन पहली प्राथमिकता क्या होती है? डीसीपी की। अगला हम लोग देख लेते हैं क्लास 4 का। क्लास डी जो होती है उसको हम लोग धातु की आग भी बोलते हैं या विद्युत की आग या बिजली की आग भी बोलते हैं। ठीक है, बिजली मशीनें, घरेलू उपकरण, जो भी हम लोग विद्युत घरेलू उपकरण यूज करते हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि। ये मैग्नीशियम पोटेशियम क्या है? धातु है। अगर इनसे आग लगती है तो उसको हम लोग क्लास डी में रखते हैं। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है जो काफी पूछा जाता है कि क्लास डी की जो आग लगती है, बिजली से जो आग लगती है या घरेलू उपकरण जो विद्युत उपकरण यूज किए जाते हैं, अगर उनसे आग लग जाती है तो किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वहां पे कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है कि सीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक, ये क्लास डी 4 टाइप का आपका अग्निशामक यंत्र था। देखिए ये मैं फिगर बता रहा था आपका कि आप यहाँ पे समझिए, बड़ा महत्वपूर्ण है और अगर आप इसको समझेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। देखिए यहाँ पे आपका वाटर लिखा हुआ है। देखिए लेबल बना हुआ वाटर का, यहाँ पे फोम लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये ए टाइप का हो गया। ठीक है, क्लास ए टाइप का हो गया। ये क्लास बी हो गया, फोम क्लास बी में यूज होता है। और क्लास सी में क्या होता था? डीसीपी, ड्राई केमिकल पाउडर। तो ये देखिए यहाँ पाउडर लिखा हुआ है। ठीक है, और ये जो दोनों होते हैं वो एक्चुअली आपके डी में आते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं आपके डी में आते हैं। मैंने अभी बताया था आपको कि आपका जो CO2 होता है उस पर काली पट्टी लगी होती है। ठीक है, तो आपके ये डी टाइप में यूज होते हैं। और ये देखिए यहाँ पे वेट केमिकल लिखा हुआ है, ये आपका CTC होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, तो इसमें आप समझ लीजिए कि आपके जो ये 4 श्रेणियां हैं, पहले जब कभी भी आग लगती है तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि किस श्रेणी की आग लगी हुई है। जिस श्रेणी की आग लगी हुई है वहां पर हम लोग क्या करते हैं? उस श्रेणी का अग्निशामक यंत्र यूज करते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं।
आईटीआई की दृष्टि से मैं बता दूं, ये जो पिछला हमने टॉपिक पढ़ाया है उसमें बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसे ही आते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं कि कौन सी श्रेणी में और किस तरीके का अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है। जैसे ये क्वेश्चन एक पूछा जा चुका है कार्बन टेट्राक्लोराइड का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार CO2 का भी पूछा जा चुका है कि ये जो CO2 होता है अग्निशामक यंत्र में, वो किस स्टेट में रहता है, लिक्विड में, पदार्थ में, ठोस में या गैस में। तो इसमें ये लिक्विड भरी होती है, तरल होता है ये, ठीक है। तो इतना काफी है आप लोगों के लिए। अगला देख लेते हैं हम लोग, श्रमिकों को कार्य अनुरूप उपयुक्त सुरक्षा उपकरण। अच्छा देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी गए हैं कई बार कि जब भी हम किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो हमारे पास कुछ सुरक्षा उपकरण होते हैं, वो पहनने चाहिए, ठीक है। तो मैंने भी कई सारे फैक्ट्रीज विजिट किए हैं, तो वहाँ पर सुरक्षा उपकरण मैंने देखे हैं कि जो कर्मचारी होते हैं पहने होते हैं। सबसे जो बेसिक सुरक्षा उपकरण होता है, यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ, बी फॉर बेसिक, जूता, दस्ताने, हेलमेट और फेस शील्ड। ये तो महत्वपूर्ण है, ये तो सबके पास होनी चाहिए, जो भी कर्मचारी है ये चीजें होनी चाहिए। फेस शील्ड क्या होता है? फेस शील्ड जो होता है, चेहरे पे जो शील्ड लगाया जाता है, आपने देखा होगा वेल्डिंग करते हुए जो लोग लगाते हैं चेहरे के सामने, जो किरणों से बचने के लिए, तो उसको फेस शील्ड बोलते हैं। हेलमेट सभी को पता है क्या होता है। दस्ताने सभी लोग जानते हैं। पिछली बार एनसीवीटी 2019 का जो परीक्षा हुआ था तो उसमें पूछा गया था, दस्ताने जो होते हैं वो हाथों में जो सुरक्षा के जो औजार यूज किए जाते हैं, निम्नलिखित में तो कौन सा है? तो दस्ताने वो सही ऑप्शन था, ठीक है। ऊंचाई पर कार्य करने के लिए सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी आप कभी ऊंचाई पर कार्य करें तो आप कमर में ये बेल्ट जरूर लगाएं। सेफ्टी बेल्ट बांधने से क्या होता है कि अगर आप गिरेंगे तो आपको रोक लिया जाएगा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। फर्नेस, भट्टी होता है, भट्टी पर कार्य करने के लिए हीट रेजिस्टेंट एप्रॉन्स। हीट रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है? जो उष्मा को रोके, ठीक है। अब जैसे फर्नेस भट्टी होता है, वहां पे उष्मा ज्यादा होगी, तो किसी का हाथ जलने का डर रहेगा या शरीर जलने का डर रहेगा। तो जो एप्रॉन्स होगा उनका, एप्रॉन्स मतलब होता है एक विशेष तरह का कपड़ा होता है जो पहनते हैं लोग, ठीक है। जैसे देखा होगा किचन में, आपने टीवी पे देखा होगा, जब किचन में जो शेफ लोग जब खाना बनाते हैं तो अपने एक कपड़ा पहने होते हैं, ठीक है। तो विशेष प्रकार का वो एप्रॉन्स ही कहलाता है एक तरीके का, ठीक है। तो ऐसा कपड़ा जो उष्मा को रोके उसको हीट रेजिस्टेंट एप्रॉन्स बोलते हैं। लेग गार्ड, जो पैरों में गार्ड हम लोग पहनते हैं, कर्मचारी लोग, जो उष्मा से उनको बचाता है, ठीक है। हीट रेजिस्टेंट दस्ताने, दस्ताने उनके ऐसे होने चाहिए, नॉर्मल वाले दस्ताने नहीं होने चाहिए उनको, उनके दस्ताने ऐसे होने चाहिए जो उनको उष्मा से बचाए। ये एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। गम बूट्स, सभी को पता होना चाहिए गम बूट्स होते क्या है। हमारी जो केमिकल इंडस्ट्री होती है, जो रासायनिक बड़े बड़े कारखाने होते हैं, वहां पर श्रमिकों को, मजदूरों को गम बूट्स दिया जाता है। ये एक विशेष प्रकार का जूता होता है जो उनको रासायनिक पदार्थों से बचाता है। वो ये विशेष प्रकार के बनाए गए होते हैं, इन्हीं को हम लोग गम बूट्स कहते हैं। गम बूट्स जो रासायनिक या केमिकल्स इंडस्ट्री में प्रयोग किए जाते हैं। रबर एप्रॉन्स, उनको, उनके जो कपड़े होते हैं वो रबर के बनाए गए होते हैं। रबर हैंड ग्लोव, उनके जो दस्ताने भी होते हैं हैंड ग्लोव्स, वो भी रबर के बनाए गए रहते हैं। और चश्मा जो होता है उनका, वो केमिकल सेफ्टी वाला होता है, काफी सिक्योर होता है। आजकल जो कोरोना फैला हुआ है, आपने देखा होगा डॉक्टर लोग जो पहनते हैं वो एक्चुअली ये रबर एप्रॉन्स कपड़े ही होते हैं। वो एक तरीका सा, वो उसको हम लोग पीपीई बोलते हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स बोला जाता है उसको शॉर्ट फॉर्म में, जो आजकल डॉक्टर लोग पहन रहे हैं। तो एक विशेष प्रकार के रबर एप्रॉन्स ही हैं। रबर हैंड ग्लव्स भी वो लोग यूज करते हैं, चश्मा भी वो लोग केमिकल, जिससे वायरस उनके पास ना पहुंच सके। तो ये चीजें कुछ थे सुरक्षा के जो आपको बिल्कुल भी जानने चाहिए। ये तो गमबूट्स मैंने जो बताया आपको कई लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इस बार के एग्जाम में। अगला हम लोग देखते हैं दुर्घटनाओं के कारण एवं उनका निवारण। ये चीज मैंने आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। बहुत बड़ा मैंने इसका नोट्स नहीं बनाया है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आपको ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। जो शुरू के जो 5 पॉइंट हैं, ठीक है, वो अगर कोई कर्मचारी है फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसके द्वारा ये बिल्कुल भी पालन करना चाहिए, ठीक है। तब वो दुर्घटना को बुलावा नहीं देगा और वो उनका निवारण भी अच्छी तरीके से करेगा। निवारण कैसे करेगा? अंतिम के जो 4 पॉइंट हैं, ये जो अंतिम के 4 पॉइंट हैं, तो उस कंपनी का जो मालिक है, उस कंपनी का जो प्रबंधन है, उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है, वो उसको ध्यान दे। अब ये पॉइंट्स क्या हैं, हम लोग थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, ठीक है। जो कर्मचारी है उसको हमेशा खतरे के प्रति सजग होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि यहाँ पे भारी भारी मशीनें हैं, इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है। और सुरक्षा के प्रति बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको लापरवाह ना होने का मतलब क्या है? अभी मैंने जितना ये ऊपर आपको सुरक्षा के औजार बताएं,
ये जितने भी चीज़ें बताई हैं वो उसको पहनना चाहिए, काम करते वक्त उसको पहनना चाहिए, तब वो लापरवाही नहीं करेगा। कार्य के प्रति बिल्कुल गंभीर न होना, अगर गंभीर नहीं है तो दुर्घटना तो होनी ही है। औजारों का सही प्रयोग न करना, मतलब ये है कि उसको औजारों का सही प्रयोग आना चाहिए, और अगर वो नहीं कर रहा है तो दुर्घटना होगी, ये कारण है। अगर उसको इक्विपमेंट्स यूज करने नहीं आ रहे हैं, मशीन को ऑपरेट करने सही से नहीं आ रहा है, तो वो उसको घटना हो जाएगा। और ये किस प्रकार का घटना हो जाएगा? मैकेनिकल मैकेनिकल हैजार्ड्स। अगर कल कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अगर मशीन के द्वारा जो दुर्घटना घटे तो वो क्या है? मैकेनिकल। और जो इंसानों के द्वारा घट जाए, हमारी गलतियों के द्वारा घट जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फिजिकल हैजार्ड्स, भौतिक हैजार्ड। जिनको भी ये समझ में नहीं आ रहा है कल के वीडियो जाकर देख लें, ठीक है। और एक चीज मैं यहाँ पे पॉइंट आपको थोड़ा सा वो करूंगा कि यहाँ पे मैंने ये जो चैप्टर में आपको आज में पीडीएफ मैंने आपको भेज दिया है, तो आप लोग इसको देखना। बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए हैं मैंने, बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं, और मैंने कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। चाहे मेरा कोई भी चैप्टर मैंने बनाया है, जो भी चैप्टर मैं बना रहा हूँ, काफ़ी उसमें मैं उस पे होमवर्क करके बना रहा हूँ। होमवर्क करने का मतलब कि काफ़ी मैं केस एनालिसिस कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ कि कोई चीज़ छूट ना जाए, और हर एक चीज़ उसमें मैं कवर कर रहा हूँ काफ़ी कम समय में। आप सोच सकते हैं 20 मिनट का मैं वीडियो बनाता हूँ, और 20 मिनट की वीडियो में काफ़ी चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। और मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप ये मेरे सारे वीडियो और सारे जो मेरे नोट्स हैं वही पढ़ के आप चले जाएँ, ठीक है, तो आप समझ लो कि आप 40 से ज़्यादा नंबर लेकर आओगे। बिल्कुल 100% मैं बता रहा हूँ, 40 से ज़्यादा नंबर लेकर आओगे। बस आपको थोड़ा-सा इसमें ध्यान रखना है कि आपको जो पढ़ाई अपनी करनी है, कंटिन्यूअस करनी है। मतलब इसमें गैप ना दीजिए। आप वीडियो को देखते रहा करिए। मेरे वीडियो इतने इंटरेस्टिंग हैं और बिल्कुल सटीक हैं कि आप चाहे तो खाना खाना खाते समय भी देख सकते हैं। 20 मिनट कभी भी आप समय निकालिए, कभी भी देख लीजिए, आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो आप उसको एक रूटीन बना लीजिए कि हमें हल्का-फुल्का ये देखते रहना है। ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपके लिए बोझ कभी होगा ही नहीं। सिंपल भाषा में मैं बताऊँ कि आप इसमें बहुत अच्छे नंबर लाकर और बहुत ही एक अपना स्कोरिंग मार्क्स बना दोगे। लास्ट के जो 2 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, चलिए हम अब पढ़ाई पे ध्यान दे देते हैं हम लोग। कार्यशाला और कार्य करने के योग्य न होना, मतलब मैंने जो बताया था अभी आपको कि जो लास्ट के 4 पॉइंट्स हैं, वो उनके मैनेजमेंट को देखना है। मैनेजमेंट मतलब जो कंपनी का मालिक है, मैनेजर है, वो ध्यान दे कि कार्यशाला जो है वो कार्य करने योग्य हो हमारे कर्मचारियों के लिए। हमारे कर्मचारी उसमें उबाऊपन न महसूस करें। और कार्यशाला में कार्य करना सुरक्षित न होना, मतलब अगर सुरक्षित नहीं है कार्यशाला तो उसको वो सुरक्षित करवाएँ, सारी चीज़ें सही करके दें जिससे कर्मचारी खुश रहें। कार्यशाला में स्वच्छ वायु का निर्बाध आवागमन न होना, मतलब ये है कि अगर उसमें वायु का या वेंटिलेशन नहीं है, तो भी एक दुर्घटना होने का कारण होता है। इसीलिए कहा गया है कि जो मैनेजर है वो सुनिश्चित करे कि ये सारी खिड़कियाँ, सारी हमारे जो वेंटिलेशन के साधन हैं वो सही हैं, और अगर नहीं है तो उसको सही कराए। अगर कार्यशाला में समुचित प्रकाश नहीं है तो भी दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उत्तरदायित्व बनता है कि वो पूरे कार्यशाला में, वर्कशॉप में क्या करे? लाइट की व्यवस्था को कराए। ठीक है? और जितने भी मैनेजर होते हैं, बॉस होते हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि समय-समय पर एक सेमिनार का आयोजन करके जितने भी कर्मचारी हैं उनको सेफ्टी के बारे में जागरूक कर सकें। ठीक है? तो ये कुछ हमारे सिंपल मेजरमेंट हैं जिसको हम लोग ध्यान में रख के हम बहुत अच्छा अपने जॉब को कर सकते हैं। ये एक चीज़ थोड़ा-सा मैं आपको लास्ट में ऐड करना चाहता हूँ, प्राथमिक उपचार। इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में फर्स्ट एड। ठीक है? ये क्या होता है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर फैक्ट्री में कोई घायल हो जाता है, किसी को चोट लग जाती है, तो डॉक्टर के आने के पहले जो उपचार दिया जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग प्राथमिक उपचार। बड़ा सिंपल है कि किसी भी कार्यशाला में या वर्कशॉप में आपका फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। मतलब एक सिंपल सा बॉक्स होता है जिसमें आपका कुछ दवाएँ होती हैं या कुछ पट्टी-वट्टी की चीज़ें होती हैं, और एक स्ट्रेचर होता है जिसपे हम लोग जो घायल हुआ है उसको बैठाकर एम्बुलेंस में ले जाते हैं। ठीक है? तो इसमें एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि अगर किसी को बिजली का झटका लग जाता है तो उसको कैसे हम लोग डॉक्टर के आने से पहले क्या-क्या हम लोग उसको कर दें, प्राथमिक उपचार के रूप में। तो यहाँ पर क्या है, पीड़ित को जो चारों ओर से जो भीड़ है उसको हटा दें जिससे उसको वायु मिल सके। उसके अगर कोई नकली दाँत है तो उसको दाँत को निकाल दें, तम्बाकू है तो उसको निकाल दें जिससे उसको श्वास लेने में कोई कठिनाई ना हो। जहाँ पे उसको चोट लगी है वहाँ पे कपड़े से उसको ढक दें जिससे कि कोई बैक्टीरिया या कोई मक्खी मच्छर उस पे बैठे ना और दूसरी बीमारी ना फैलाएँ। और यदि कोई खिड़की दरवाज़ा बंद है तो उसको खोल दें जिससे कि साफ जो वायु है वो आ सके। ठीक है? तो ये कुछ सिंपल चीज़ें हैं जिसको आप करके कोई भी एक आम आदमी कर सकता है प्राथमिक उपचार के रूप में, तो सबको आना चाहिए। और आईटीआई की दृष्टि से आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि
प्राथमिक उपचार में जो चीज़ें आती हैं, फर्स्ट एड बॉक्स और स्ट्रेचर, ये सब चीज़ें आती हैं। आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है? तो आज के लिए फ़िलहाल हम इतना ही करते हैं, ठीक है? और अगर यदि किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, यथासंभव मैं रिप्लाई करूँगा। जिसको अगर नोट्स चाहिए तो भी इस नंबर पे मैसेज करें, लिखकर पीडीएफ नोट्स करके, तो मैं उसको नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा। और आप लोगों को एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दें, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उनको कहें कि सब्सक्राइब करें। और यदि आपने भी नहीं सब्सक्राइब किया है तो जो ये बाएं साइड आपको ITI 247 का लोगो दिख रहा है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और दाहिने साइड में जो मेरे प्लेलिस्ट दिख रहा है आपको, इसको देखते रहा करिए, आप लोग इसको करते रहा करिए, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग क्वेश्चन और आंसर का सीरीज देखेंगे। थैंक यू सो मच।